हेलो एवरीवन। आज मैं इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाली हूँ। पहला इंडेस 40 आप तभी पढ़ सकते हो जब आप इंडेस 16 कंप्लीट किए हुए हो, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंडेस 16 से मैच करती है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंटल के लिए रखा है, एज अ ऑपरेटिंग लीज, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है, या अनडिटरमाइंड यूज़ के लिए, कि अभी यूज़ मुझे पता नहीं है बट बाद में इसकी यूज़ डिफाइन होगी। तो ये सारी चीज़ें, रेंटल टू अदर्स, कैपिटल एप्रिसिएशन, अनडिटरमाइंड यूज़, ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में आती है। इनकी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो बुक्स में तभी रिकॉग्नाइज होती है जब इसका प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले और उसके साथ आप कॉस्ट भी मेजर कर सकते हैं। यानी कि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो और कॉस्ट को भी मेजर रिलायबली हो जाए। अब इसका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करते हैं? तो आप इसका इनिशियल रिकॉग्निशन जैसे आप इंडेस 16 में करते हो वैसे ही करोगे। आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? इसका डिप्रिशिएशन आप वैसे ही निकालोगे जैसे आप इंडेस 16 में करते हो, और इसका कंपोनेंट अकाउंटिंग भी करो, ये भी आप जैसे इंडेस 16 में करते हो वैसे ही करोगे। अब इसका है कि इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद आप इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कब कर सकते हो। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करने के लिए आपको बैलेंस शीट डेट पे करनी होती है सबसे पहले। उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमेशा कॉस्ट मॉडल पे ही शो करते हैं, आप उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे शो नहीं कर सकते। यू नीड टू शो इट एट कॉस्ट मॉडल। अब कॉस्ट मॉडल पे कैसे वैल्यू निकलती है? तो कैरिंग अमाउंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है। उसके बाद अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसको आपको माइनस करना है। इसको माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट होगी। अब जो भी और भी चीज़ अगर इसमें आ गई तो वो सारे इंडेस 16 के अकॉर्डिंग ट्रीट होंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ़ की कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि मोर देन वन पर्पस के लिए यूज़ हुई हुई है। तो मोर देन वन पर्पस के लिए अगर कोई भी सामान यूज़ हो रही है इन्वेस्टमेंट, तो अगर कोई प्रॉपर्टी, पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए भी यूज़ हो रही है जो कि ओनर ऑक्यूपाइड है, और एज अ रेंटल भी यूज़ हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं? तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर एंटिटी स्प्लिट कर सकती है तो सबको सेपरेट लीगल टाइटल दे दो ईच पोर्शन के लिए। जो ओनर ऑक्यूपाइड है बिजनेस प्रॉपर्टी की है उसको ऑब्वियसली इंडेस 16 ट्रीट करेंगी, और जो रेंटल के लिए वो अप्लाई इंडेस 40। बट अगर ऐसा है कि ओनर जो ऑक्यूपाई की है वो प्रॉपर्टी पोर्शन सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो उस पूरे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपको एज अ इंडेस 16 ट्रीट करना होगा। बट अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इनसिग्निफिकेंट है तो फिर जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है हमारी वो पूरा इंडेस 40 की तरह ट्रीट होगी। अभी ये जो सिग्निफिकेंटली है ये मैनेजमेंट का जजमेंट है कि वो बताएंगे कि सिग्निफिकेंट कौन सा है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या रेंटल टू अदर्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि प्रॉपर्टी गिवन ऑन लीज रेंटल टू सब्सिडरी कंपनी बाय इट्स पेरेंट कंपनी और वाइस वर्सा, इट विल बी क्लासिफाइड इन बुक एज फॉलो इन लेसर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर लेसर के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेस 40 में ट्रीट करेंगे। अगर और वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गई और वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर उसको इंडेस 16 की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर लीज या रेंटर में दी हुई गई है सब्सिडरी कंपनी को बाय पेरेंट्स कंपनी या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी को दी है या पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को दी है, तो दोनों ही केस में लेसर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले इंडेस 40 की तरह अकाउंटिंग करेगा, और जब उसको CFS बनाना होगी तब वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंडेस 16 की तरह ट्रीट करें। दिस इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट। अब है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ चेंज इन यूज़। ट्रांसफ़र शुड बी डन एट कैरिंग अमाउंट। देखो, जब भी ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रॉपर्टी को एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको इंडेस 16 में, जो भी हो,
आपको हमेशा कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफ़र करना है। अब कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर मान लो कि कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, पहले रेंटल पे था, अब उसको एज अ बिजनेस ओनर यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंड एस 40 से 16 चली जाएगी, तो ये चीज़ हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होगी। अब एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओनर के ऑक्यूपेशन से आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ला रहे हो, तो वो भी कैरिंग अमाउंट पे होगी। कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट टू सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट टू सेल, यानी कि आपका ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, अब आप उसको डेवलपमेंट टू सेल कर रहे हो इन ऑर्डिनरी कोर्स, तो ये भी तो एक बिजनेस हो गया ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका वो सामान एज अ इन्वेंट्री यूज़ हो रहा है, तो जब वो एज अ इन्वेंट्री ट्रीट करे तो भी कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफ़र होगी। और क्या हो सकती है, तो इंसेप्शन ऑफ ऑपरेटिंग लीज ऑन बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल, कोई भी बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल है उसको आपने ऑपरेटिंग लीज कर दिया है, एग्जैक्टली मतलब, तो इंड एस 2 था पहले आप उसको हेल्ड फॉर सेल रखे थे तो वो एज अ इन्वेंट्री था, अब आप उसको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में भी आप ट्रांसफ़र हमेशा कैरिंग अमाउंट पे करोगे। तो इसमें 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड, सेकंड है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर थर्ड है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये चारों पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि इन चारों में जब भी ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होगी। इट इज़ नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर, इट इज़ ओनली ड्यू टू चेंज इन यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर है, इट इज़ ओनली ड्यू टू चेंज इन यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। चेंज इन यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी एक्चुअल, mere मैनेजमेंट इंटेंशन ऑफ चेंज इन यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट कंसिडर्ड। अगर जब भी चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी का तो वो एक्चुअल में हो रहा है, ये नहीं कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है। मैनेजमेंट इस सेइंग कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा इन्वेंट्री है उससे मैं हेल्ड फॉर सेल को मैं एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दूँ, तो अभी ये मैनेजमेंट का इंटेंशन चल रहा है। जब उसका इंटेंशन एक्चुअल में हो तब हम उसको ट्रांसफ़र मानेंगे। अब डिस्क्लोजर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर क्या है, तो पहला है फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर। एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन नोट्स। आपको जब भी डिस्क्लोजर करना है फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी का तो आपको नोट्स में करना है। इफ़ एंटिटी एबल नहीं है डिटरमाइन करने के लिए कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देन इफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो डिटरमाइन करना फेयर वैल्यू व्हेन इट इज़ रिलायबली मेजरेबल और कंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीटेड विच एवर इज़ अर्लियर। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप जब उसको मेजर कर सकते हो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रॉपर्टी का आप फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू निकाल सकते हो तब आप फेयर वैल्यू निकालो, और या तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तब उसका फेयर वैल्यू है। जो भी चीज़ आप अर्लियर कर लिए वही उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, फेयर वैल्यू। अदरवाइज डिस्क्लोज द फैक्ट एंड रीज़न देयर ऑफ, और अगर नहीं है तो आप उसको फैक्ट डिस्क्लोज करो कि क्यों नहीं है। ऑल्सो डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स एंड की इनपुट्स यूज इन वैल्यूएशन इज गिवन एज फॉलो। तो आपने जो भी डिस्क्लोजर करा उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसमें वैल्यूएशन टेक्निक भी यूज़ होना चाहिए, की इनपुट यूज़ जो हो रहा है वो भी यूज़ करना चाहिए। जैसे आपकी क्या वैल्यूएशन टेक्निक है वो यूज़ करो, की इनपुट क्या यूज़ है वो यूज़ करो, रेंज ऑफ इनपुट्स क्या यूज़ है वो यूज़ करो। अब है मेजरमेंट डिस्क्लोजर ऑफ कैरिंग अमाउंट। आप कैसे कैसे मेजर करते हो, तो पहला है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट कैरिंग अमाउंट। तो ग्रॉस में क्या होता है, पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर आपने कुछ एडिशन किया प्रॉपर्टी में या कुछ डिलीट किया, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अब एक्यूमुलेटेड में डेप्रिसिएशन में कि उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, ईयर में ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और नेट कैरिंग अमाउंट इज ग्रॉस को माइनस कर दो आप इससे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को माइनस कर दो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपका नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब है डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू अमाउंट रिकॉग्नाइज इन P&L फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पर्टिकुलर्स, रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी,
जो भी रेंटल इनकम है उसको माइनस करो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर टू जनरेट रेंटल इनकम। जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट जो भी आ रहा है डेप्रीशिएशन में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको आप माइनस करो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो यही रहा हमारा इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।